Hi बच्चा लोग, welcome to official YouTube channel of Arihant Academy. Here we are going to discuss NEET 2022 UG paper Physics Code T6. Now first of all हम क्या देखते हैं कि पूरा फिजिक्स में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं. तो हम देखते हैं ये पाई चार्ट में पूरा चैप्टर्स हम डिवाइड कर दिए पूरे फिजिक्स से. यूडीएम से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मॉडर्न मैकेनिक्स से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से 2 क्वेश्चंस, फ्लूइड्स एंड इलास्टिसिटी से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जबकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी सर्किट एंड ईएम वेव से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं. मॉडर्न फिजिक्स से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं. मॉडर्न फिजिक्स डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर, एटम्स एंड न्यूक्लियर, ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए. नाउ स्टार्ट करते हैं हम सॉल्विंग करना. फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ सोप बबल एक्सपांड प्रेशर इनसाइड द बबल. तो हमको पता है प्रेशर इनसाइड द बबल का फॉर्मूला होता है P in इज इक्वल टू सोप बबल की वजह से 4T/R प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Hence we can say that from this formula inside pressure is inversely proportional to R. अब क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर सोप बबल एक्सपांड होता है मतलब रेडियस बढ़ेगा, अगर रेडियस बढ़ेगा तो प्रेशर इनसाइड क्या होगा, कम होगा. रेडियस बढ़ा प्रेशर कम हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज. यहाँ पे जो मार्किंग किए हुए हैं प्लीज उसको इग्नोर करो, ये हमने किसी स्टूडेंट के स्कैनिंग के पेपर लिए गए हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. The graph which shows the variation of de Broglie wavelength of particle and its associate momentum. हमको पता है कि lambda is equal to h upon p, that is lambda is inversely proportional to momentum, और inversely proportional का ग्राफ होता है exponential decreasing and answer is C. Now next question, question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, a body of mass 60 kg. हमको क्वेश्चन में दिया है 60 kg experience a gravitational force F is equal to, my mistake, mass दिया है 60 ग्राम. So we can write 60 into 10 raised to minus 3 kg. Gravitational force 3 Newton. Now what they want when placed at a particular point, the magnitude of gravitational field intensity at the point. We know that gravitational field intensity is nothing but a force divided by mass. Force कितना है 3, mass कितना है 60 into 10 raised to minus 3. So electric field कितना हो जाएगा 3, 10 raised to minus 3 ऊपर जाएगा तो 10 raised to 3 हो जाएगा, which we can write down 3,000 upon 60. 1010 cancel out, 6 5 and 50. That is electric field कितना हो जाएगा 50 Newton per kg. So answer is first. Now next question पे move on करते हैं. Question number 4. The given below are 2 statements. First statement is Biot-Savart law gives us the expression for magnetic field strength of an infinite symbol current element of current carrying conductor only. हमको पता है Biot-Savart law में क्या होता है, एक irregular shape का कंडक्टर होता है जिसमें करंट फ्लो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में. हम क्या करते थे, स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करते थे. हाँ, उस लेंथ को हम dl लेते थे, एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे, वहां पे लाइन ज्वाइन करेंगे, ये हमारा एंगल होता था which is at a distance of r. We need to find magnetic field. So by Biot-Savart law magnetic field due to length dl क्या होता था, dB, that is magnetic field due to length dl, लेंथ स्मॉल है मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा क्या होगा स्मॉल, इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर. तो ये कंडक्टर में इनफाइनाइट सिंबल के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं. हेंस स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट. दूसरा स्टेटमेंट क्या है, Biot-Savart law is analogous to Coulomb's inverse square law of charge which with the former being related to a field produced by scalar source ideal while later being produced by vector source. पहले क्या बोला, स्केलर सोर्स से प्रोड्यूस किया है, आइडियल वाइल लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स. अपने को पता है कुलम्स लॉ में F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज चार्ज का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर होता है.
एंड फोर्स क्या होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें क्या बोला है कि हमारा बायोट-सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्ब्स लॉ, मतलब सिमिलर है कूलम्ब्स लॉ से, और ये इनवर्स लॉ ऑफ चार्ज को ओबे करता है, विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू अ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स, आइडियल लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स। स्केलर सोर्स ले वेक्टर सोर्स ले सेम रहेगा, बट डायरेक्शन अलग अलग होगी, जिसकी वजह से स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग होता है और स्टेटमेंट 1 करेक्ट होता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल इन अ फ्रीली फॉलिंग इज नथिंग बट अ ऑड मल्टीपल होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1357। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, in half wave rectification if the input frequency is 60 Hz then output frequency would be। हमको पता है कि in half wave rectifier the output frequency is same as input frequency, while in full wave rectifier the output frequency is double of input frequency। Hence इसमें आंसर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है तो इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 60 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 60 हर्ट्ज होगा ना। ये हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्लूइड से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ अ हाईली विस्कस लिक्विड। एक लिक्विड के अंदर हम एक स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, स्फेरिकल बॉल को। तो जैसे ही हम स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप करेंगे, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द कर्व इन अ ग्राफ शोन विच रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ बॉल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमको ग्राफ किसके वर्सेस किसके ड्रॉ करना है, स्पीड वर्सेस टाइम। वी नो दैट एट द बिगिनिंग हमारा ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी इसको खींचेगा नीचे, ग्रेविटी की वजह से इस स्फेरिकल बॉल की वेलोसिटी इनिशियल स्टेज पे क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। बट द थिंग इज जैसे ये लिक्विड में जाएगा विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। सो जैसे ये फ्लूइड में फ्लो होना चालू करेगा उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। जैसे ही इसका टर्मिनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से नीचे जाता है उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, और अपवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स होगा। जैसे जैसे ये ऊपर नीचे जाएगा विस्कस फोर्स बढ़ेगा, टर्मिनल वेलोसिटी कम होगा, और एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी, व्हेन विस्कस फोर्स एंड टर्मिनल वेलोसिटी आर सेम, then its velocity will become constant। तो इनिशियल स्टेज में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी ड्यू टू ग्रेविटी, एंड फाइनल स्टेज में क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ऐसा ग्राफ हमको कैसे मिलेगा, इनिशियल स्टेज में बढ़ रहा था, टाइम के हिसाब से आगे चल के क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है, हम देखते हैं बी है। तो आंसर क्या है, फर्स्ट। सो ये थोड़ा सा ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन था, हम अगर सपोज फ्लूइड अच्छे से किए तो हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle between electric lines of force and equipotensial surface। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, सपोज ये मेरा इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हमको, ये हमने थियरी में पढ़ा है। सो हेंस द आंसर इज 90 डिग्री। Now next question पे मूव ऑन करते हैं। As the temperature increases, the electrical resistance, we know that अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमको रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर में बढ़ता है और सेमीकंडक्टर में डिक्रीज होता है। Hence आंसर इज बी। रीजन क्या है कि अगर सपोज मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर में। बट अब हमको यह भी पता है कि इन सेमीकंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, एक टाइम के बाद बैरियर पोटेंशियल टूट जाएगा, उसके बाद करंट सडनली इंक्रीज होगा। हेंस रेजिस्टेंस क्या होता है, सेमीकंडक्टर में डिक्रीज होता है, और कंडक्टर में क्या होता है, इंक्रीज होता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, in given nuclear reaction the element X is। तो यहां पे E पॉजिटिव है, मतलब यहां पे क्या निकल रहा है, प्रोटॉन, और ये क्या है, न्यूट्रिनो पार्टिकल। मतलब एक न्यूट्रॉन किसमें बना, प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन पार्टिकल में गया तो अपने को पता है कि ये बीटा पॉजिटिव डीके है, बीटा पॉजिटिव डीके, और बीटा पॉजिटिव डीके या बीटा नेगेटिव डीके में हमारा एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर 22 है तो ये भी क्या होगा 22। बट इन बीटा पॉजिटिव डीके हमारा जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो एक से कम हो जाता है। रीजन क्या है कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसलिए हमारा एक एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। सो यहाँ पे जो एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर चेंज हुआ तो एलिमेंट भी चेंज होगा, तो एलिमेंट चेंज हुआ तो ये क्या हो जाएगा Ne हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ पे Ne हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा, आंसर इज सेकंड। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ T1 एंड T2 बी द एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी दिया ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, n का वैल्यू 2 हो गया, और सेकेंड एक्साइटेड मतलब क्या कि n का वैल्यू हमारा क्या हो गया 3 हो गया। नाउ व्हाट दे वांट, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम द रेशियो ऑफ एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट टू एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट क्या होगा। नाउ हमको पता है एनर्जी -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, दैट इज एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देयरफॉर एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट टू एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड ऑर्बिट का अपॉन फर्स्ट का होल स्क्वायर। नाउ सेकंड ऑर्बिट मतलब यहाँ पे क्या है थर्ड ऑर्बिट, यहाँ पे क्या है बेस, यहाँ n1 क्या है 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9/4, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9/4। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, हमें कहां पे चाहिए डिस्क के सेंटर पे, डिस्क के सेंटर पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, normal to its plane to the radius of gyration of disk about its diameter, diameter पे moment of inertia होता है mr²/4। सो इसका अगर हम सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो हमें आंसर आएगा 2/1। नाउ दे वांट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ये हमने क्या निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा हमें 2/1 is equal to k square, ये मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन। नाउ सो 2/1 is equal to k square, तो k is equal to क्या जाएगा √2/1। अदरवाइज हम यहां पे भी डायरेक्ट कंपेयर कर सकते थे, mr²/2 is equal to mk सेंटर का स्क्वायर दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क एट द सेंटर अपॉन mr²/4 is equal to m, मास तो सेम ही रहेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन एट डायमीटर का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर 2/1 इज इक्वल टू k एट सेंटर अपॉन k एट डायमीटर का होल स्क्वायर आएगा, बट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन एट सेंटर टू रेडियस ऑफ गायरेशन एट डायमीटर। सो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाइल लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी epsilon r, relative permeability nu r, the velocity of light v is given by, we know that v is equal to c upon under root of epsilon r nu r, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। अदरवाइज हम ऐसा भी बोल सकते हैं c क्या होता है 1 upon epsilon naught nu naught epsilon r nu r, ऐसा हमने फॉर्मूला लर्न किया है। अब ये क्या हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ एप्सिलॉन आर न्यू नॉट क्या होता है c अपॉन अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर न्यू आर। सो अगर हम स्पीड इन अ मीडियम देखें कौन सा आंसर मैच होता है थर्ड। ये हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन था ईएम वेव से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपॉन टाइम। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर कितना दिया है 100 किलोवाट, तो 10⁵ हो गया, 1 आवर मतलब 3600। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं 36 इंटू 10⁷ जूल। आंसर इज फोर्थ। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद द मैक्सिमम लोड 2000 kg, एक लिफ्ट है
उसका मैक्सिमम लोड कितना है 2000 kg, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 2000 इंटू 10। लिफ्ट प्लस पैसेंजर दोनों का वेट दिया, मूविंग अपवर्ड विद द स्पीड कितना दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 0 हो गया। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा 3000 न्यूटन। नाउ दे वांट पावर, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू नेट फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है f। अब ये मेरा f कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 2000 इंटू 10, दैट इज एक जीरो और बढ़ गया, प्लस 3000। तो इसको ऐड करेंगे 1 2 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2, ये फोर्स आ गया इतना न्यूटन। अब अपने को क्या चाहिए पावर, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है फोर्स कितना है 2 3 1 2 3, ना मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी 1.5, तो इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 34500, ये हमारा पावर आ जाएगा, आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये रेजिस्टेंस एक 100 ओम है, एक 200 ओम है, अब ये दोनों कैसा है पैरेलल में। अब अपने को पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये 200 ओम है। नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप इन 100 ओम एंड 200 ओम। तो अपने को पता है कि एनर्जी है ना, थर्मल एनर्जी मतलब हीट, I² RT, या तो मैं ऐसा लिख सकता हूं पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज के टर्म में V² बाय R इंटू टी, दैट इज वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो मतलब मेरा क्या हो जाएगा R2 बाय R1, वो क्या होगा एनर्जी का रेशियो। तो R2 कितना है 200, R1 कितना है 100, तो 200 बाय 100, आंसर 2/1, सो आंसर ए आ जाए। ना मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, द पीक वोल्टेज ऑफ AC सोर्स इज इक्वल टू, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ERMS इज इक्वल टू E0 बाय √2, देयरफॉर E0 इज इक्वल टू √2 इनटू ERMS। तो आंसर क्या हो जाएगा √2 टाइम्स RMS वैल्यू ऑफ AC। नाउ ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल ऑफ मास m इज एट इनिशियली एट रेस्ट, ओके, इट एक्सप्लोड इनटू 3 fragments having a mass in a ratio now 2 to 1, मतलब 3 फ्रेगमेंट में ये मास एक्सप्लोड हो रहा है जिसका रेशियो है 2 to 1। now if fragment having equal masses fly off along mutual, ये जो 2 है 2 का मास है, 2 का मास वो क्या हो रहा है फ्लाई म्यूचुअल परपेंडिकुलर। सो मान लो ये x मास है, x टाइम्स मास है, तो ये क्या हो गया 2x और ये क्या हो गया 2x, ये क्या हो रहा है हमारा म्यूचुअल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है इन डायरेक्शन विद द स्पीड v, इसका स्पीड v है, इसका भी स्पीड v है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो अपने को पता है कि इसका रिजल्टेंट हमारा क्या होगा व्हेन 2 मोमेंटम क्या हो जाएगा 2x दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, यहां का भी क्या हो जाएगा 2x इनटू v। अब दोनों मोमेंटम क्या ऐसा है परपेंडिकुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा √2 इंटू किसी एक का मोमेंटम, दैट इज √2 इंटू 2 इंटू x इंटू v। अब इसने क्या बोला है कि फाइंड स्पीड ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट। अपने को पता है कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियली रेस्ट पे था 0, फाइनली 3 पार्ट में टूटा, दैट इज क्या हो जाएगा हमारा P1 प्लस P2 प्लस P3। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अपने को पता है कि ये ओवरऑल इसकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम, नेट मोमेंटम क्या होना चाहिए 0। तो अब ये दो का रिजल्टेंट अगर ऐसा है डायगोनल एंड में है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली जो तीसरा होना चाहिए ये इसके इक्वल ही होगा, मास तो x ही रहेगा, मास वेलोसिटी मान लो v डैश हो गया, मास तो हमारा यही रहेगा 2√2 इंटू एक्स। अब इसको कंपेयर कर लो क्योंकि अपना नेट मोमेंटम 0 करना है, तो v डैश 2√2 x इज इक्वल टू, सॉरी माय मिस्टेक, यहां पे मेरे को वेलोसिटी चाहिए, यहां पे कहते हैं v डैश इंटू एक्स,
ना इसका वेलोसिटी क्या होता है v डैश इंटू एक्स, सो v डैश x इज इक्वल टू 2√2 x इंटू वी, सो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो v डैश इज इक्वल टू 2√2 इंटू एक्स, सॉरी x नहीं हमारा क्या आएगा v, सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। ना मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, इफ इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेस स्प्रिंग इज डबल, हमारा टेंशन क्या हो गया T2 इज इक्वल टू 2T1, नाउ व्हाट दे वांट, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल स्पीड, नाउ V1 by V2 इज इक्वल टू व्हाट, नाउ हमको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T by linear mass density, so V1 by V2 is equal to, now T1 फाइनल टेंशन क्या है 2T1, T1 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 1/√2, सो आंसर सेकेंड। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन अ फिगर, नाउ those process are adiabatic, isothermal, isobaric, isocoric, the curve which represent adiabatic, अपने को पता है कि आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वो फोर्थ हो गया, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, फर्स्ट हो गया, बचे 2 और 3 विच इज आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, और अपने को पता है स्लोप एडियाबैटिक का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, तो हमारा आंसर क्या होगा, किसका स्लोप ज्यादा है, थर्ड की सेकंड, तो सेकंड का स्लोप ज्यादा है, ज्यादा कर्व है, तो हेंस एडियाबैटिक प्रोसेस का जाएगा सेकंड। नाउ आगे चलते मूव ऑन करते हैं, द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मूविंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 rpm to 3120 rpm in 16 सेकंड, दे वांट एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमारा क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, तो अपने को पता है एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, सो मैं इसको ऐसा लिख दूं 2 पाई, कॉमन ले लेता हूं n2 माइनस n1 बाई टी, सो हमारा n2 क्या हो जाएगा 3120 आरपीएम है, तो आरपीएस में करने के लिए डिवाइड बाय 60, ये कितना हो जाएगा 5 जा और ये कितना हो जाएगा 2 जा, ये n2 आ गया, n1 कितना हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 60, ये कैंसिल आउट करेंगे, अपने को कितना मिलेगा 20, जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू, विल गेट द आंसर 2 पाई 52 माइनस 20 कितना हो जाएगा 32 आएगा हमारा, अपॉन टाइम कितना दिया है हमको 16 सेकेंड, सो ये कितना हो जाएगा 8 जा 8 4 जा, सो आंसर क्या हो जाएगा 4 पाई। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, बच्चा लोग प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, बच्चा यहाँ पे हमें क्या मालूम पड़ता है, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल का यूनिट होता है, प्लेन एंगल का हमारा यूनिट क्या होता है डिग्री, सॉलिड एंगल का क्या होता है स्टे रेडियन, प्लेन एंगल का रेडियन भी होता है और सॉलिड एंगल का स्टे रेडियन होता है, तो यहाँ पे यूनिट होता है बट डायमेंशन m0 l0 t0 होता है, तो यूनिट्स होते हैं बट डायमेंशन नहीं होते, सो आंसर 4 है। ना आगे चलते मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ना अब इसमें क्या बोला है पीएन जंक्शन बनाया है, अब इसने बोला इन अ गिवन सर्किट ए बी सी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू पीएन जंक्शन आर इक्वल इन, पोटेंशियल ड्रॉप किस में इक्वल होगा, सो जिसमें पहले पीएन जंक्शन डायोड किस पे बनता है पहले वो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है एनपी से ज्वाइंट है, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा बनेगा इसके अक्रॉस का वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एनएन कनेक्ट है, एनएन मतलब क्या कि डायोड बनेगा ही नहीं, तो बी इनकरेक्ट हो गया। नाउ यहाँ पे पीएन से कनेक्टेड है हमारा, ये पीएन से, यहाँ पे फर्स्ट केस में हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा रिवर्स बायस, ये मेरा फॉरवर्ड बायस, इसको पीएन बचेगा तो इसको सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज वी मिलेगा, यहाँ पे तो डायोड बनेगा ही नहीं, एनएन से कनेक्टेड पी से कनेक्टेड डायोड बनेगा ही नहीं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसको पीएन, तो इसमें भी वोल्टेज इसको क्या मिलेगा वी मिलेगा, तो ये भी हमारा आंसर राइट है, तो ए और सी राइट है, बी हमारा क्या है रॉन्ग, तो ए और सी बोथ ए और सी। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट observe 8 fringes in a certain segment of screen when monochromatic light 600 nanometer wavelength is used, हमें कितने फ्रिंजेस मिले 8 फ्रिंजेस, कितने वेवलेंथ के लिए 600, तो अब क्या बोला है
कि जब वेवलेंथ 400 हो गया तो फ्रिंजेस कितना होगा, तो अपने को पता है फ्रिंजेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सो n1 by n2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 by लैम्डा 1, लैम्डा 2 by लैम्डा 1, सो n1 कितना दिया हमें 8, n2 चाहिए हमको, नाउ लैम्डा 2 कितना है 400, ये हमें कितना है 600, ये दो जीरो उड़ जाएंगे, 4 2s are, so n2 is equal to कितना हो जाएगा 12, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, n2 हमें क्या मिल गया 12। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाय 2 इंसिडेंट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिस एंड दिस, दे वांट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सो हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट अ वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवीएस। हमको पता है इंसिडेंट जो लाइट है वो किसके फॉर्म में इंसिडेंट होता है, फोटोन, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज वर्क फंक्शन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू ई में। नाउ दैट इज काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी हम रिप्लेस कर देते हैं ईवीएस से जब हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया रहेगा। तो केस 1 में क्या बोला है, केस 1 फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू है, वर्क फंक्शन ओमेगा नॉट प्लस फर्स्ट केस का स्टॉपिंग पोटेंशियल है वीएस बाई 2, सो ई वीएस बाई 2, ये हो गया। ना इसमें से एक काम करते हैं हम लोग ईवीएस निकाल लेते थे, एच न्यू माइनस ओमेगा नॉट 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ईवीएस आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ केस 2 हम देखते हैं, केस 2 क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2 हो गया, सो एच न्यू बाई 2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ये क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है वीएस। अपने को पता है कि मेटल सेम है तो वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा, तो दोनों केस में वर्क फंक्शन हमने क्या ले लिया है सेम। नाउ व्हाट दे वांट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किसके टर्म में है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो उसको क्या नहीं चाहिए, ईवीएस नहीं चाहिए, तो ईवीएस नहीं चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 से उठाओ दूसरे में डाल दो, सो फ्रॉम 1 करेंगे तो एच न्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, ईवीएस के जगह पे बच्चा हम क्या रखेंगे 2 एच न्यू माइनस ओमेगा नॉट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, एच न्यू बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2 एच न्यू माइनस 2 ओमेगा नॉट, सो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट यहाँ पे आएगा, माइनस ओमेगा नॉट, एक काम करते हैं 2 एच न्यू को वहां पे ले लेते हैं, एच न्यू को कॉमन ले लिए 1 बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट, सो दिस विल बिकम माइनस 3 बाई 2 एच न्यू इज इक्वल टू माइनस, और हमारा वर्क फंक्शन क्या होता है एच न्यू नॉट, माइनस माइनस गया, एच एच गया, हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3 बाई 2 न्यू हो गया, सो आंसर क्या हो जाएगा 3rd। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर, एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड है 1 मीटर, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, रेजिस्टेंस है 1 ओम, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5 टेस्ला इन अ प्लेन लूप परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर, ये मेरा स्क्वायर लूप परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल 0 हो जाएगा। अब उसको फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स क्या होता है बी ए cos थीटा, cos 0 1 हो गया, तो बी कितना हमारा 0.5, एरिया क्या होता है स्क्वायर का साइड स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया 0.5, तो ये इसका आंसर क्या हो गया पॉइंट। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है two hollow conducting sphere of radius r1 and r2 where r1 is much greater than r2 have equal charges, दोनों के पास चार्ज इक्वल है, the potential would be, potential would be, अपने को पता है कि पोटेंशियल क्या होता है k क्यूब बाय r। ना दोनों के पास चार्ज सेम है, चार्ज सेम हो गया तो ये कांस्टेंट हो गया, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो क्या हो जाएगा हमारा जिसका रेडियस सबसे कम उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा, तो स्मॉलर स्फीयर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो आंसर ए हो जाएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर रेडियस, हमारा लेंथ कितना दे दिया है 10 मीटर, रेडियस दिया है 10⁻⁻² अपॉन रूट पाई, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दे दिया है R 10 ओम। नाउ दे वांट करंट डेंसिटी जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 10 वोल्ट पर मीटर। अपने को पता है करंट डेंसिटी क्या होता है कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ तो ये क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। अब उसको रेजिस्टिविटी किसके टर्म में दिया रेजिस्टेंस रेडियस लेंथ, तो मैं E अपॉन रेजिस्टिविटी को क्या लिख सकता हूँ
आर ए बाय एल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 10, लेंथ कितना दिया है 10, रेजिस्टेंस कितना दे दिया अपने को 10। नाउ एरिया क्या हो जाएगा कॉपर वायर का, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएगा पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एक 10 कैंसिल आ जाएगा, 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा, 10⁻5 आ जाएगा एम्पियर पर मीटर। सो 10⁻5 एम्पियर पर मीटर आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लॉन्ग सोलेनोइड जिसका रेडियस है 1 मिली हैज अ 100 टन्स पर मिलीमीटर। हमारा रेडियस 1 मिलीमीटर है। नाउ 100 टन्स पर मिलीमीटर मतलब हमको क्या दिया, स्मॉल है। 100 टन्स पर मिलीमीटर मतलब -3 नीचे आ जाएगा। सो दिस विल बिकम ओवरऑल 10⁻5। 1 एम्पियर करंट फ्लो इन अ सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड। सो B इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू नॉट NI। तो हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई 10⁻⁻7 10⁻5। करंट कितना दिया है हमें 1। सो 4 इंटू 3.142 इंटू ये हमारा क्या जाएगा 10⁻2। सो ये कितना हो जाएगा 12.56 इंटू 10⁻2 टेस्ला। आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। ना मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना बच्चा यहाँ पे क्या दिया है, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg 20 kg। दो ऑब्जेक्ट है, एक है 10 kg, दूसरा है 20 kg। नाउ कनेक्टेड बाय 2 ends of the rigid rod of length क्या दे दिया है 10 मीटर। नाउ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg। यहाँ से सेंटर ऑफ मास मान लो x है, तो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर हमें याद रहेगा फॉर्मूला, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। x इज इक्वल टू ये मान लो r है, सो x इज इक्वल टू ये मान लो मास m1 है, ये m2 है, तो शॉर्टकट से m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो m2 कितना है 20 अपॉन दोनों मास कितना हो जाएगा 30, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 10। सो ये कैंसिल हो जाएगा 20/3। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। A light ray fall on a glass surface of refractive index। एक ग्लास सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है विच इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। नॉर्मल से 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है। ना अपने को पता है कि अब ये डेंसर में जाएगा तो रिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये मेरा R हो गया। नाउ दे वांट एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड मतलब ये, रिफ्लेक्टेड मतलब ये, उसको ये एंगल चाहिए, मान लो ये थीटा। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितने एंगल से इंसिडेंट होगा उतने एंगल से बच्चा लोग क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा, ये भी 60 हो जाएगा। सो आर हम स्नेल्स लॉ से निकाल लेंगे, न्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। सो साइन आर इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन √3, दैट इज √3/2 अपॉन √3। ये कैंसल, साइन आर इज इक्वल टू 1/2। सो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 30। सो अगर ये 30 हो गया तो फ्रॉम डायग्राम ये हमारा 30 हो गया, ये 60 है, तो थीटा कितना हो जाएगा 90। ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डायमेंशन। ये किसका डायमेंशन है? सो डायमेंशन हम सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए तो E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला L di/dt। सो E क्या होता है हमारा वोल्टेज। सो वोल्टेज क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क क्या होता है m1 L2 t-2, चार्ज होता है I1 t1। सो क्या हो जाएगा m1 L2 t-3 I-1। ये हमारा क्या आएगा V का विच इज इक्वल टू E वोल्टेज। अब इसमें L चाहिए हमको, तो क्या हो जाएगा E इंटू टाइम अपॉन करंट। तो हम अगर सपोज टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई करेंगे m1 L2 t-2 हो जाएगा, I ऊपर जाएगा I-2 हो जाएगा। तो ये हो रहा है क्या m1 L2 है तो ये मैच नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी तो B इज इक्वल टू क्या होता है न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R। ये स्टेट कंडक्टर का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर। सो न्यू नॉट को हम मैग्नेटिक परमियाबिलिटी बोलते हैं। सो पहले B का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, तो F इज इक्वल टू क्या होता है BIL साइन थीटा का डायमेंशन तो होता है नहीं। सो B इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है m1 L1 t-2, यहाँ पे I1 आ जाएगा L1 आ जाएगा। सो m1 t-2 I-1। सो ये किसका आ गया B का।
m1 t माइनस 2 i माइनस 1, डिस्टेंस यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा L1, करंट आएगा I1 नीचे, यहाँ पे जो है न्यू नॉट, तो क्या हो जाएगा m1 L1 t माइनस 2, करंट माइनस टू, यहाँ पे ये लोग ने A दिया है करंट को, तो यही आंसर राइट है, पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी का डायमेंशन दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक एन एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 30 डिग्री 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, ये हमारा ग्राफ किसके वर्सेस किसके है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो इसका स्लोप हमारा क्या मिलेगा, वेलोसिटी। सो अगर स्लोप वेलोसिटी मिलेगा तो v1 बाय v2 इज इक्वल टू, पहला एंगल क्या है 30, दूसरा एंगल क्या है 60, नाउ 10 30 कितना होता है 1 बाय रूट 3, सॉरी सेकेंड एंगल है 45, सो 10 45 का था 1, तो आंसर 1 बाय रूट 3 हो जाएगा। सो हमारा ये क्वेश्चन हो गया सिंपल सा। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच, बाइकॉन्वेक्स है, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ना पावर चाहिए, तो पहले फोकल लेंथ, बाइकॉन्वेक्स मतलब इक्विकॉन्वेक्स क्या होता है r/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1, रेडियस दिया है 20/2 इंटू 1.5 -1, सो ये कितना हो जाएगा हमारा 20, हमारा फोकल लेंथ आ गया। पावर ये सेंटीमीटर में, तो पावर क्या होता है सेंटीमीटर में रहेगा तो 100 अपॉन फोकल लेंथ, तो 100/20 ये डायोप्टर में आएगा, दैट इज 5 डायोप्टर, ये आंसर हो जाएगा ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम, सबकी वेवलेंथ मैच करना है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, तो हमें एक सीक्वेंस पता है इस क्वेश्चन के लिए, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और लास्ट में आता है रेडियो। सो अगर हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा वेवलेंथ बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है, तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसका, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो का, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसमें किसका है 10:2, तो ये रेडियो वेव क्या हो गया ये। उसके बाद किसका होगा माइक्रो, इसमें सबसे उससे कम कौन है, उससे कम क्या है हमारा नाउ 10⁻², उससे ज्यादा मतलब उससे कम 10⁻², माइक्रोवेव क्या हो जाएगा 10⁻²। उसके बाद हो जाएगा नाउ नेक्स्ट, मतलब फर्स्ट का सेकंड का क्या आना चाहिए थर्ड, अब उसके बाद कौन आ गया हमारा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में कौन आएगा मेरा फोर्थ, सो फर्स्ट का सेकंड का थर्ड का फोर्थ, और लास्ट ऑप्शन का क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा थर्ड। नाउ नेक्स्ट पे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 स्प्लिट इनटू अ 2 न्यूक्लियर हैविंग अ मास नंबर इतना, द रेशियो ऑफ रेडियस, अपने को पता है रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर रेज़ टू 1/3, सो r1/r2 इज इक्वल टू a1/a2 रेज़ टू 1/3, सो ये क्या हो जाएगा 125/64 रेज़ टू 1/3, सो क्यूब रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 5/4, 125 का क्यूब रूट 5, 64 का क्या आता है 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया A and B are separated by plane boundary, the speed in those medium is r 1.5 into 10⁸ meter per second, 2 into 2 into 10⁸ meter per second respectively, they want critical angle, तो वो हमको पता है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू वेलोसिटी इन डेंसर टू वेलोसिटी इन रेयर, सो डेंसर मतलब जो कम स्पीड है 1.5 into 10⁸, रेयर मतलब जो ज्यादा स्पीड है 2 into 10⁸, ये कैंसल, साइन सी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.75 साइन सी, सो सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टन एवरेज, नंबर ऑफ टन्स कितना दे दिया है 1000, रेडियस कितना दे दिया है 10, दिस इज रेडियस, हमारा ये रेडियस है, स्मॉल r इज इक्वल टू 10 मीटर, रोटेटिंग अबाउट अ हॉरिजॉन्टल डायमीटर
रोटेटिंग अबाउट अ हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट अ रेट, ये 2 रेडियन पर सेकंड मतलब एंगुलर स्पीड दे दी है 2 रेडियन पर सेकंड। इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁵ टेस्ला एंड रेजिस्टेंस इतना दिया है, व्हाट इज मैक्सिमम इंड्यूस करंट? तो I इज इक्वल टू क्या होता है E बाय R, E क्या होता है B N B A ओमेगा बाय R। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज 1000, B कितना दिया हमें 2 into 10⁻⁵, एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर, ओमेगा कितना दिया है 2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया है हमारा 12.56। सो पाई इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 4 इंटू पाई मतलब 12.5, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल। सो 10⁻³ 10⁻⁻⁵, रेजिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 10⁻²। सो ये सब कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 1 ना। ये सिंपल क्वेश्चन था हमारा एसी सर्किट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच द कॉलम। नाउ सारी यूनिट्स हमको निकालनी है। पहले क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल टू क्या होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा m1 l1 t-2, ये किसका हो गया फोर्स का। नाउ r का क्या हो जाएगा l2, ये क्या हो जाएगा m2, सो ये कितना हो जाएगा m-1 l3 t-2। सो m-1 l3 t-2 मतलब फर्स्ट का सेकेंड आना चाहिए। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन r। सो G कितना हो गया m-1 l3 t-2, ये m2 करेंगे तो क्या जाएगा +1 हो जाएगा हमारा। ना यहाँ पे क्या हो जाएगा l1, सो l1 मतलब ये 2 हो जाएगा। सो m1 l2 t-2, m1 l2 t-2 मतलब ये हो गया फोर्थ। तो फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का फोर्थ, फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का फोर्थ, तो या तो आंसर ए है या तो बी, ये दोनों निकल गए ना। अब नेक्स्ट चेक करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है gm बाय आर, gm बाय आर। सो क्या हो जाएगा g का डायमेंशन क्या है m, मास मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाता है l3t-2 अपॉन l1, सो l2t-2 आ जाएगा। सो l2t-2 मतलब इसका फर्स्ट आ जाएगा। सो थर्ड का फर्स्ट मतलब आंसर फर्स्ट मैच हो गया। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40th, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन is labeled as assertion, other is labeled as reason. The stretching of the spring is determined the shear modulus of the material of the spring. हमें क्या बोला स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग, ये मेरा स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो हमारा शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस से हमारा डिटरमाइंड होता है। सो हमारा शियर मॉडुलस से डिटरमाइंड होता है, ये बराबर है हमारा स्ट्रेच जितना करेंगे वो एक्सटेंशन होगा, दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, हमारा लैटरल टेंशन अपॉन एरिया इज नथिंग बट क्या हो जाएगा हमारा शियर मॉडुलस, ये राइट है। दूसरा क्या बोला है रीजन, अ कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज अ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन द स्टील। हमको पता है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉपर, तो हमारा ये टेंसाइल स्ट्रेंथ भी स्टील का ज्यादा होगा, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट राइट हो जाएगा, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज ए ट्रू बट बी फॉल्स, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ ब्रेथ इतना दिया है, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। हमें पता है कि एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है लेंथ और ब्रेथ में जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वही आंसर है। तो ब्रेथ का सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसका 3 है, तो हमारा आंसर भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 में होना चाहिए। तो इसका सिग्निफिकेंट 4, इसका 5, इसका 2, इसका 3, तो आंसर क्या होगा थर्ड। ना मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लॉजिक गेट सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है ना। हमको क्या क्या दे दिया है, अच्छा 0 0 ए बी और सी, तो इनपुट्स दिए, आउटपुट क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो पहले हम क्या ले लेते हैं 0 0, तो ये 0 है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, ये 0 0 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 0 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 1 1 आएगा। सो 0 0 पे हमारा आउटपुट क्या होगा 1, तो या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा, ये दोनों रॉन्ग हो गए ना। अब 0 1 ले लेते हैं,
0 1 पे चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर क्या मैच होगा, 0 1 पे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 0 हो गया, ये हमारा 1 है, ये 1 है, तो 1 1 ये 0 हो जाएगा, ये हमारा आंसर 1 होगा। 1 0 पे हमें आंसर क्या मिलेगा, 0, तो 1 0 पे हमें क्या मिलना चाहिए, 0, तो दोनों करेक्ट जा रहे हैं ना। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट 1 0 पे चेक कर लेते हैं, A 1 हो गया, B 0, ये मेरा 1, ये 0 ना, ये हमारा भी क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0 1 0, एंड गेट से पास होगा 0, नॉट की वजह से क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 0, यहाँ पे जाके 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा ना। सो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा ना। हमें थर्ड फोर्थ वाला कंडीशन चेक करना ही नहीं है क्योंकि हमारा सेकंड में सेटिस्फाई हो गया ना। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4.5 kg water at STP if the intermolecular force vanishes away. Now what they want volume, और मास कितना दिया वाटर का 4.5 kg, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलार मास, तो मास कितना दिया 4.5 kg, और मास क्या होता है वाटर का 18 ग्राम, ग्राम है तो मतलब -3 नीचे आएगा, ऊपर क्या देगा 10⁻3, सो क्या देगा 4500 अपॉन 18, सो 9 2 जा 9 5 जा डबल, सो ये कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, सो ये 250 आ गया। नाउ दे वांट वॉल्यूम PV इज इक्वल टू nRT, सो V इज इक्वल टू ये कितना है 250, R कितना है 8.3, STP टेम्परेचर 273 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁻5। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आंसर आएगा 5.6 मीटर क्यूब, आंसर थर्ड। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44, a Wheatstone bridge is used to determine value of unknown resistance X by adjusting variable resistance Y as shown in a figure. For most precise measurement of X, the resistance between P and Q. The resistance of P and Q, P और Q का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ऑप्शन देखते हैं, should be approximately equal and as small, पहला ऑप्शन है। दूसरा should be very large and unequal, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। do not play any significant, पॉसिबल ही नहीं है। should be approximate equal to 2x, अगर हम 2x लेते हैं P और Q को, सो 2x लेंगे तो बैलेंस होगा, बट द थिंग इज हम 3x भी तो ले सकते हैं, 4x भी तो दोनों को ले सकते हैं, तो भी बैलेंस होगा, तो इससे ज्यादा मोर करेक्ट आंसर है फर्स्ट, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सीरीज एलसीआर सर्किट विद द इंडक्टर, इंडक्टर दिया है 10 हेनरी, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया बच्चा लोग 10 माइक्रो, मतलब क्या हो जाएगा -5 फैराड, रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम, कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज दे दिया है। इफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर इज इतना, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो वही फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स भी होगा, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या था 1/2 पाई रूट LC, सो 1/2 पाई, L का वैल्यू हमें दिया बच्चा लोग 10, ये कितना है 10⁻⁵, बाहर आएगा 10⁻⁴, बाहर आएगा -2, ऊपर आ जाएगा +2/2 पाई, दैट इज 50/पाई, सो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। Now move on करते बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, and the next question is question number 46, a capacitor of capacitance 900 picofarad charged fully by 100 volt battery, पहले ये कैपेसिटर 100 वोल्ट से फुल्ली चार्ज किया, then disconnected from a battery and connected to another uncharged capacitor जिसका वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू सेम है। Now the electrostatic, अब इन दोनों का वैल्यू सेम है, अब ये क्या किया, वैल्यू हमारा सेम कर दिया, तो हमको पता है कि हमें फॉर्मूला होता है, अगर दो कैपेसिटर विद द सेम पोलैरिटी कनेक्टेड है, सो C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 100 वोल्ट, 100 वोल्ट है तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो C स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C प्लस C क्या हो जाएगा 2C, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻⁴, सो एक C गायब, तो कितना हो जाएगा 900 पिको है, तो 9 इंटू 10⁻⁴, पिको मतलब क्या होता है हमारा -12, जीरो की वजह से -10 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁴, सो 9/4 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा हमारा।
ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 point charges minus q and plus q are placed at a distance L as shown in the figure. The magnitude of electric field intensity at a distance R. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए एट ए डिस्टेंस ऑफ आर डिस्टेंस पे जो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू एल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होता है 2k, फॉर्मूला होता है एक्सिस का हमारा k इंटू 2p अपॉन आर स्क्वायर। एक्सिस का हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, आर क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला होता है व्हेन आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, तो k 2p अपॉन आर क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो एक्सिस हम यहां से देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, हेंस आंसर इज सी। क्योंकि ये एक्सिस पे रखा था, एक्सिस पे चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस का फॉर्मूला हमको पता है, और यहां पे क्या बोला है कि R इज मच मच ग्रेटर देन L। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो फॉर्मूला हमारा होता था, अगर सपोज R मच मच ग्रेटर देन L नहीं बोलता, K2P R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर होता है, बट L छोटा है तो ये निग्लेक्ट हो जाएगा। सो K2P R अपॉन R रेज़ टू 4, एक आर कैंसिल, क्यूब आ जाएगा, आंसर फर्स्ट आ जाएगा। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। नाउ कैसा बोला है, विद द वर्टिकल दिया है वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का, ये कितना दिया है हमको 60, तो अगर ये 60 वर्टिकल तो ये 30 हो जाएगा। नाउ व्हाट दे वांट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, और वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है जो क्या होता है, v cos थीटा। यहां पे थीटा क्या है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच इज हॉरिजॉन्टल एंगल, तो ये कितना v cos 30 कितना होता है हमारा, v का वैल्यू हमको दिया है cos 30, ना v का वैल्यू कितना दिया 10, cos 30 √3/2, ये कितना दिया 5 √3, आंसर इज फर्स्ट। ना मूव ऑन करते हैं 49th क्वेश्चन पे। फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ स्टेडी करंट, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। अपने को पता है कि कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। बट जैसे यहां पे अंदर बढ़ेगा बट आउटसाइड आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इनसाइड आर बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, बट आउटसाइड कंडक्टर के बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसकी वजह से हमारा अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स रिलेशन से क्या होगा, बी क्या करेगा, कम करेगा। सो उसके हिसाब से पहले लीनियरली इंक्रीज, फिर इसके बाद नाउ लीनियर इंक्रीज हो रहा है, लीनियर डिक्रीज तो नहीं होगा, लीनियर इंक्रीज देन डिक्रीजेस 1/r डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड द रीजन, ये परफेक्टली राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन अ फेज, एट सम इंस्टेंट two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibration of shorter pendulum after which two are again in phase at mean position. अपने को पता है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ, अंडर रूट ऑफ हमारा क्या होता है फॉर्मूले में लेंथ। सो t1/t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ, लॉन्गर पेंडुलम का लेंथ है 121, शॉर्टर पेंडुलम का लेंथ है 100, विच इज इक्वल टू 11/10। तो लॉन्गर पेंडुलम T1 है, तो लॉन्गर पेंडुलम को कितना वाइब्रेशन लगेगा कि वो फिर से मीन पोजीशन पे सेम फेस हो जाएगा, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 T1 इज इक्वल टू 11 T2। अब उसको क्या चाहिए, द मिनिमम वाइब्रेशन रिक्वायर्ड फॉर शॉर्टर पेंडुलम, यहाँ पे शॉर्टर पेंडुलम बोला है, तो शॉर्टर पेंडुलम हमारा T2 है, तो शॉर्टर पेंडुलम को कितना वाइब्रेशन लगेगा 11, तो आंसर क्या हो जाएगा 11। सो ये हमारा पेपर था नीट 2020। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम ऐसे ही वीडियोस और डालते रहेंगे, आगे के पेपर और सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू।